आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। और पिछले एपिसोड में हमने जल जगत और मत्स्य विविधता के बारे में जाना था डॉक्टर सुनील दुबे जी से। आज के एपिसोड में भी इन्हीं विषयों को और बेहतर तरीके से और डीपली जानेंगे। साथ ही साथ मीठे पानी, खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में और हमारा क्या रोल है इसके बारे में आज हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील दुबे जी। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो हमने घटक के बारे में जाना था और बहुत सारी बातें आपने बताई थी हमारे राजस्थान के जलीय तंत्र के बारे में। आज जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जल जगत में इतना जो विविधता है ये क्यों है? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें पृथ्वी के उद्विकास प्रक्रम को समझना होगा। और जो अरावली की कहानी, जो रेडियो वार्ता भाग 1-2 शुरुआती जो भाग हुए रेडियो मधुबन पर प्रसारित हुए, उसमें जब हमने पृथ्वी के उद्विकास की प्रक्रियाओं को भी बताया और उसके बाद अरावली पहाड़ियों के उद्विकास को बताया, तो उसी समझ को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझें कि पृथ्वी पर जब पहले ये गर्म इसकी सतह थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, इसके चारों तरफ गैसों का आवरण बना जिसे वायुमंडल हम कहते हैं, उसमें रासायनिक क्रियाएं हुई और उनसे लाखों साल तक जो बरसात होती रही, यानी पानी का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद में जो गड्ढे थे पृथ्वी पर, जहां जहां जो थे, वहां पर पानी भरा। अब ये पानी जो आज हमें महासागरों में, समुद्रों में जो दिखता है बड़े बड़े एरिया में, उनको हमने महासागर का आज नाम दिया। और जो अंदर पृथ्वी में, यानी जिनको हमने महाद्वीप नाम दिया है, उनमें जो पानी भरा हुआ है उनको झील, तालाब, झरने, नदी हमने ये नाम दिया। इसके अलावा जो केमिकली बाउंडेड वाटर जिसको हम कहते हैं, रासायनिक रूप से बंधित पानी, यानी चट्टानों की, खनिजों की रासायनिक संरचना में जो पानी का कंपोनेंट है, वो पृथ्वी पर जो पानी आपको दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। ठीक। और उसके साथ में पृथ्वी के अपने आकार के अनुसार इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में पानी जमा हुआ है। उतना है जो आप आज तरल अवस्था में पानी देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा पानी वो जमा हुआ है। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ जो पानी का वितरण है अलग अलग रूपों में, इसके अलावा वायुमंडल में भी वो गैस के रूप में, तापमान के कारण जल वाष्प के रूप में मौजूद है। और यही जल वाष्प जब ऊपर वायुमंडल में अपने हल्के या भारीपन से जाती है, तो वही संघनित होकर के जो वायुमंडल में बहुत महीन ठोस कण हैं, उन पर वो जल वाष्प संघनित होकर के पानी की बूंदें बनती है। ज्यादा ठंडी हो जाती है तो वही ओला बनती है। और ठंडी होने के बाद, पानी जम जाने के बाद वो गिरने लगती है तो वो स्नोफॉल कहलाती है, बर्फ गिरना कहलाती है। और उसके साथ में ये जो स्थलीय इलाकों में जब आप पानी भरा हुआ देखते हैं, चूंकि इनमें जो स्थलीय क्षेत्रों से बहकर के आया पानी, इनमें छोटे छोटे जलाशय हैं। अगर महासागरों के कंपैरिजन में देखें तो उनमें उस पानी में इतने लवण बह करके नहीं आते हैं और वो उनका ओवरफ्लो भी होता है। यानी हमारे स्थलीय क्षेत्रों में जो पानी है उसका एक इनकमिंग है और एक उसका ओवरफ्लो भी है। ठीक है। लेकिन जो पानी जिसके अंदर ओवरफ्लो नहीं है, यानी महासागर, वो कहाँ ओवरफ्लो होकर के जाएगा? राइट। तो जब ऐसे इलाकों में पानी बहकर के जाता है, अल्टीमेटली हमारी नदियां सारी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने अंदर सब कुछ घुला मिला करके, और वो महासागरों में एंड होती हैं, तो वो लास्ट रेसिपिएंट है, लास्ट ग्राही है उनका, जो उनको रिसीव करता है नदियों के पानी को और उनमें आए हुए घुलनशील लवणों को, इन सब चीजों को। तो उसके कारण उसकी गुणवत्ता उन घुलनशील लवणों के कारण बदल जाती है, स्थलीय क्षेत्रों में अलग हो जाती है, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, ओला के रूप में
हिमवृष्टि के रूप में, स्थलीय क्षेत्रों में जहां जहां जो गड्ढा है या जहां पर ढलान है वहां पर पानी आपको बहता हुआ दिखता है, धाराओं के रूप में, सरिताओं के रूप में, झरनों के रूप में, नदियों के रूप में। और जहां छोटे छोटे डिप्रेशन है वहां सीजनल किसी किसी मौसम में, बरसात के मौसम में उन गड्ढों में भर जाएगा, वो सूख जाएंगे। कहीं पर वो गड्ढे ज्यादा है तो साल भर भरा रहेगा, तो तालाब झील के रूप में आपको दिखेंगे। तो ये पानी की विविध प्रकार हैं, अवस्थाएं हैं, जो पृथ्वी की मुख्य रूप से पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं और जो इसके प्रक्रम हैं, वायुमंडल में इसकी जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जमीन पर जो प्रक्रियाएं चलती हैं, उनसे पानी के ये विविध रूप हैं। और क्योंकि पानी के अंदर जीवन का उद्भव यानी लाइफ को सपोर्ट करने के गुण मौजूद थे, इसीलिए उसी में जीवन का उद्भव प्रारंभ हुआ। तो आज भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारे धरती के कुल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों से कहीं कहीं ज्यादा जैव विविधता को अपने अंदर समेटे हुए है। पूरा जलीय तंत्र, इतनी हजारों लाखों इस प्रजातियां हैं जो आपको जमीन पर तो इतनी होंगी भी नहीं। तो ये जलीय तंत्र की हमारी विशिष्टता है, विविधता है। जी सर, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और जब हम जल जगत की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समुद्र बहुत पसंद है और कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें नदियां बहुत पसंद, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि एक खारे पानी है और एक में मीठे पानी है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे कि क्या अंतर है दोनों में, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर? और इसके साथ जो आपने जलीय तंत्र का रूप भी जाना, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब आप राजस्थान की बात हम विशेष रूप से हर बार करते हैं, क्योंकि यहाँ अरावलीज जो है ये यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्रों को बहुत अलग तरीके से रेगुलेट करती हैं। तो राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे तो हमारे जलीय तंत्र का संबंध आज भी हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, सतलज, इनके साथ में हमारे पानी का संबंध है, हमारे जल तंत्र का संबंध है। अरावली के पूरी लंबाई में उत्तर से लेके दक्षिण तक जितना पानी इन माउंटेन्स में गिरता है और फिर बह कर के जाता है, उनसे जो नदियां अरावली के पश्चिम और पूर्व की तरफ उद्भव होती हैं, बनती हैं, वो जलीय तंत्र बनता है। और इसके साथ में जो बीच बीच में प्लेन इलाके बनते हैं, जहां पर हमारे तालाब, झील और अन्य जो मौसमी नदियां, प्रवाह और वो सब बनते हैं। उसका बढ़िया उदाहरण आपको मिलेगा जैसे हमारे दक्षिणी राजस्थान में जाता है, जो कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, लूनी नदी का सिस्टम, जो अरावली से इधर अजमेर से शुरू होता है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाता है। ये सिंधु, सतलज, इन नदियों का पानी जो हरियाणा, पंजाब से नदी के रूप में जैसे घग्गर नदी आती है, लेकिन उसके अलावा जो कैनाल इरिगेशन, एक नया पानी का रूप, जल तंत्र का रूप हमारे नहरों के रूप में हमने विकसित किया है, तालाबों के रूप में विकसित किया है, बांधों के रूप में विकसित किया है, वो भी इस जलीय तंत्र की विविधता को और ज्यादा बढ़ाता है। अब जो आपने बात करी कि स्वच्छ जल, स्वच्छ फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर, है ना जी, मीठा पानी, खारा पानी, जिसको देशी भाषा में कहा, कि ये क्या है और कैसे इसको हम समझें। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जैसे बरसात में हम 1-2-3 दिन बरसात यदि हो जाए, उसके बाद जो बरसात हो, यानी शुरुआती बरसात जिसमें वायुमंडल की अशुद्धियां भी घुल करके आ जाती हैं, उसको छोड़ दें और लगातार बरसात के दिनों में 2-3 दिन बाद जो बरसात गिर रही है, आप उस पानी को इकट्ठा करेंगे तो उस पानी को आप बैटरी वाटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बादल कैसे बनते हैं और फिर वो बरसते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, वो पानी के वाष्पीकरण से बनते हैं जी। और पानी का जब वाष्पीकरण होता है तो ये पानी का गुण है, तो उसके वाष्पीकरण में केवल जल के अणु का वाष्पीकरण होगा। जल में घुलनशील, घुलित जो लवण हैं वो वाष्पीकृत नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब है पूरी पृथ्वी पर जो महासागर हैं, विशाल, बहुत ज्यादा फैले हुए, हमारे स्थलीय तंत्र में इतना पानी नहीं है जितना महासागर फैले हुए हैं, वो सब है। और स्थलीय तंत्र पर भी जितना विभिन्न रूपों में जलाशयों के रूप में पानी मौजूद है, ये जब वाष्पीकृत होता है, वायुमंडल में ऊपर उठता है, तो केवल क्या उठेगी, जल वाष्प उठेगी, पानी के अणु की भाप उठेगी, उसमें घुलनशील लवण वाष्पीकृत होकर के उसके साथ में नहीं जाएंगे। ठीक है, और यही पानी जब वायुमंडल में
जब बादल बनेगा, संघनित होगा और नीचे गिरेगा, तो मान लीजिए आदर्श स्थिति में कि वायुमंडल में जो गैसें हैं वो उसमें नहीं घुल रही हैं, तो वो पानी प्योर जल का अणु ही यानी वाटर मॉलिक्यूल ही उसमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में उसमें क्योंकि लवणीय जो कंपोनेंट है, घटक है, वो तो वाष्पीकृत ना तो हुए, ना ऊपर गए और ना ऊपर से गिरते पानी में आपको वो मिलेंगे। अब यही पानी जब आपके कहीं पर भी पृथ्वी पर गिरेगा तो इसमें लवण कम होंगे, समझ रहे हैं, इसमें घुलनशील लवण कम होंगे और ये पानी कहलाएगा फ्रेश वाटर। ताजे का मतलब ये थोड़ी ना है कि आज बना है, ताजे का मतलब यहाँ फ्रेश वाटर से मतलब है कि जिसमें घुलनशील घुलित लवणों की मात्रा जो है वो खारे पानी जिसको हम कहते हैं सेलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, उसमें घुलित लवणों से कम है। उसका कारण मैंने क्या बताया, समुद्रों के ऊपर भी जो भारी बरसात होती है, पूरी पृथ्वी पर जो बरसात होती है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, लेकिन जब यही फ्रेश वाटर जमीन पर गिरता है और हमारे अंदर जमीन पर जो छोटे छोटे जलाशय हैं, समुद्रों से तो अपेक्षाकृत छोटे हैं ना, ये हमारे जितने भी झील, तालाब, बांध, तो उनमें जमीन पर आने के बाद भी उस पानी में जो लवण घुलते हैं वो कम घुलेंगे, कम मात्रा होगी और वो पानी फिर भी पीने योग्य होगा, नहाने योग्य होगा, विविध मानवीय क्रियाकलापों को करने के योग्य होगा, जिसके लिए मानव अनुकूलित हैं। उस पानी में कई तरह की मछलियां भी, जीव जंतु भी रहते हैं, जलीय वनस्पतियां भी उसमें रहती हैं, झील, तालाब, नदियों में आप जानते हैं। लेकिन जब वही पानी जब पृथ्वी पर बड़े बड़े भूभाग से बह करके जब महासागरों की तरफ जाता है या पृथ्वी पर जहां पर मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा है, क्षारीय तत्वों की मात्रा ज्यादा है, उन इलाकों में जब ये पानी भरता है बरसात का, तो वहां पर भी वो क्षारीय तत्व, लवणीय तत्व उस पानी में अपेक्षाकृत ज्यादा घुलेंगे और वो पानी आपका कहलाएगा सेलाइन वाटर या खारा पानी जिसको आप कहते हैं, राइट जी। और जो मैंने पिछली जो हमारी वार्ता हुई जल जगत और मत्स्य विविधता आपके रेडियो मधुबन पे हमारी पिछली वार्ता में, तो वही चीज हमने बताया कि राजस्थान में भी आप देखिए खारे पानी के जलाशय हैं लगभग 10। वो उसका क्या मतलब है, वो कोई महासागर की तरह तो नहीं है, उनमें आकर के नदियां तो एक नहीं गिर रही हैं तो वो घुलनशील लवण ला रही हो। वो जितने हमारे खारे पानी के जलाशय हैं, इसका मतलब है कि उन क्षेत्रों में हमारी जमीन के अंदर लवणीय तत्व, सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है खनिजों में, और इसके कारण वहां पर जो बरसात का पानी पूरा इकट्ठा हुआ है, बहकर आया है या बरसात से गिरा है, उसमें वो सॉल्ट तब घुले और उसमें जो घुलनशील सॉल्ट हैं, लवण हैं, उनकी मात्रा अन्य जो हमारे जल तंत्र हैं स्थलीय क्षेत्रों में उनसे ज्यादा है, तो वो खारे पानी के हो गए। लेकिन बाकी के क्षेत्रों में जहां जमीन में ज्यादा लवण नहीं है, सॉल्ट सब्सटेंस मिनरल्स नहीं है, तो वहां पर वो पानी कम लवणीय होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, विभेद है फ्रेश वाटर और खारे पानी में और ताजे पानी में, वो ये है कि उसमें घुलित लवणों की मात्रा कितनी है, राइट जी सर। अब दूसरी चीज कि जब ये घुलित लवण ज्यादा होते हैं पानी में, ताजा पानी से ज्यादा खारे पानी में, तो खारे पानी की जो घनत्व है वो भी ज्यादा होता है ताजा पानी से ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी वो पानी के अंदर वस्तुएं ज्यादा तैर पाएंगी, राइट, यानी वो डूबेंगी कम। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बीच में आपको दे रहा हूँ। इजराइल में मृत सागर कहलाता है, डेड सी, जमीन के अंदर का ही एरिया, लेकिन वहां पर लवण की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, इतनी ज्यादा है उस पानी में कि आप उस पानी पे डूब नहीं सकते, आप उस पे लेट जाओ पानी पर गद्दे की तरह, उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना है। इसी चीज को मैं आपको और एक छोटे बच्चों के लिए बड़ा रोचक होगा कि पानी में जब लवण घुलनशीलता बढ़ती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ने के कारण वो किसी सब्सटेंस को तैराता ज्यादा है, डुबोता कम है। उसे आप कैसे समझेंगे, आप एक गिलास में पानी लीजिए कैसा भी और 2 गिलास लीजिए। एक गिलास में आप एक नींबू ले लीजिए, एक चीकू फल ले लीजिए, एक संतरा ले लीजिए, आप इस तरह की कोई चीज ले लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आपने 2 नींबू लिए बराबर आकार के, एक गिलास में आपने नॉर्मल पानी भरा और उसके अंदर वो नींबू डाला, तो नींबू अपने वजन के अनुसार कहीं बैठेगा, है ना। चीकू है वो तो भारी होता है ना, ठोस गेंद की तरह, तो वो नीचे बैठेगा वजन के कारण। अब दूसरे गिलास में आप 1 चम्मच नमक डालिए, तो आप देखेंगे वो नींबू या वो जो चीकू है, जो ठोस गेंद की तरह चीकू भी है, भारी है,
वो थोड़ा ऊपर उठेगा। फिर दूसरी चम्मच और डाल दीजिए, फिर तीसरी चम्मच डाल दीजिए, चौथी चम्मच डाल दीजिए, आप देखेंगे चीकू ऊपर तैरने लग जाएगा। ये प्रयोग हम बच्चों को भी करके दिखाते हैं कि पानी में घुलित लवणों के कारण उसकी घनत्व कैसे बदलता है। तो खारे पानी का घनत्व ज्यादा होता है और वो वस्तुओं को तैराने में ज्यादा मदद करता है। तैराता ज्यादा है, डुबोता कम है। तो दूसरी चीज हुई पानी का घनत्व का डिफरेंस होता है, जो लवणीय जल है उसका घनत्व ज्यादा होगा। तीसरा डिफरेंस मैडम आप देखिए, समुद्र, ज्यादातर जो आप देखेंगे समुद्रों के ऊपर समुद्र पूरे नहीं जमते हैं, ठीक है, जबकि जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, स्थलीय क्षेत्रों में जो पानी है जिसमें लवण कम है, वो पानी पूरे पूरे जमते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लवणीय पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री नहीं होता, बल्कि 0 से और कम होता है। यानी आपका सामान्य पानी हमारे राजस्थान में भी सर्दी में 0 डिग्री पे तापमान जाता है, तो हमारे बाल्टी में, पाइपलाइनों में, नलों में, है ना। और माउंट आबू की नक्की झील तो प्रसिद्ध रही, अब तो नहीं जमती है, लेकिन पहले विश्व प्रसिद्ध थी कि नक्की झील जम जाती थी, उस पे लोग खड़े हो जाते थे। तो वो फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, जमने का। लेकिन जो खारा पानी है उसका जमाव बिंदु और कम होता है, यानी वो -2, -3 उस पर जाकर के वो जमे। ये एक और विभेद हुआ। दूसरी अगला विभेद जो है खारे पानी और ताजा पानी के अंदर, अगर आप देखेंगे खारे पानी के किनारे आपको वो वनस्पतियां मिलेंगी जो लवण स्नेही होंगी, सॉल्ट एफिशिएंट होंगी, या लवण प्रतिरोधी यानी सॉल्ट टॉलरेंट होंगी, लवण सहनशील होंगी। यानी खारे पानी या लवण की अधिकता वाली मिट्टी में या पानी के किनारे वाले इलाकों में वो प्रजातियां लग सकती हैं। मैं आपको राजस्थान का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने पहले अरावली की कहानी वार्ताओं में आपको बताया था यहाँ की जैव विविधता के संदर्भ में, कि झुंझुनू जिले में झुंझुनू बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो हमने 1048 हेक्टेयर का जंगल बचाया, वो पीलू का जंगल है, राइट। पीलू, सेल्वेडोरा, मिसवाक, जाड़ जिसको कहते हैं लोकल भाषा में। पीलू जो है वो लवण प्रतिरोधी, सॉल्ट लवण सहनशील प्रजाति है। यानी ये जहां जहां पीलू का वितरण है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां मिट्टी में लवणीयता ज्यादा है और उस पर अनुकूलित रह सकने वाली प्रजाति वहां मिल रही है, पीलू मिल रहा है। तो इसी तरह खारे पानी के किनारे वाले क्षेत्रों में आपको जो है ये अर्जुन का पेड़ थोड़ी मिलेगा, जामुन का पेड़ थोड़ी ना मिलेगा, इमली का पेड़ थोड़ी मिलेगा, आकोल का, उम्बिया का पेड़ थोड़ी ना मिलेगा। ये पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, हमारे नदी है, तालाब हैं, उनके किनारे, देशी बबूल का पेड़। लेकिन जो खारे पानी के क्षेत्र हैं, और हमारे राजस्थान में भी या देश में जो खारा पानी जहाँ पर है, लवणीय जल है, और समुद्रों के किनारे, वहां वो वनस्पति मिलेगी जो लवण सहनशील होगी। जैसे हमारी मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव प्लांट उन्हीं को हम कहते हैं जो अत्यधिक लवणीयता को सहन करते हैं, दलदली इलाकों में जो जिंदा रह सकते हैं, जिनकी जड़ें उल्टी ऊपर आकर के हवा से भी श्वसन कर सकती हैं। जाड़ जो मैंने कहा, सेल्वेडोरा, पीलू, ये भी खारे पानी के इलाके, समुद्री तटीय क्षेत्रों में मिल सकता है क्योंकि ये सहनशील है। उसी तरह से खारे पानी के, क्योंकि पानी उसके आसपास के मिट्टी में भी लवण प्रचुरता होगी, तो वहां पर आपको जैसे समुद्र वगैरह हैं, समुद्रों में स्पेशली वहां उपास्थि वाली मछलियों की बहुतायत आधिक्य होगा, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी उनमें वास्तविक हड्डी नहीं होती है, उनके कंकाल तंत्र में, वो उपास्थि कहलाती है, राइट। सो वो कार्टिलेजिनस फिश कहलाती है। जैसे बड़ी बड़ी शार्क आपने नाम सुना है ना, शार्क मछलियां जो हैं वो कार्टिलेजिनस फिश हैं, बोनी फिश नहीं है, हड्डियों वाली नहीं है, कार्टिलेजिनस फिश है। लचीली तन्य उनके टिश्यूज हैं, वो मस्कुलर टिश्यूज है जिनको कार्टिलेज कहते हैं, इसीलिए वो इतनी लचीलेपन से और तीव्र गतियां कर पाती हैं। उपास्थल मछलियां जो खारे पानी में ही ज्यादा मिलेंगी। उसी प्रकार खारे पानी में अनेकों प्रकार के जो एक जगह सीडेंट्री एनिमल्स, यानी एक ही जगह जमे रहते हैं, जैसे कोरल, मुख्य रूप से आपने देखा होगा, कोरल नाम सुना होगा, स्पंज कोरल, है ना, ये मूंगा चट्टाने, ये सब आपको खारे पानी के इलाकों में आपको ज्यादा मिलेंगे। ट्यूब वॉर्म में जो दलदली इलाकों में, सैलामंडर हैं, इस तरह के वहां के प्लांट में जो दलदली इलाके भी होंगे, वहां के खारे पानी के, वो प्लांट्स की जड़ें उल्टी बाहर हवा में निकली दिखेंगी, क्योंकि वो पानी में तो
उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हवा से वो लेंगी, ये अनुकूलन है। लेकिन फ्रेश वाटर में आप नदी, तालाब, इनके किनारे जब आप जाते हैं तो आपको अर्जुन दिखता है, जामुन दिखता है, कलम का पेड़ दिखता है, आकोल का पेड़ दिखता है, उम्बिया का पेड़ दिखता है, केवड़ा की झाड़ी तो आप जानते हैं, केवड़ा बहते पानी के किनारे ही लगता है ना। ये हमारा देशी बबूल वो भी मिलता है। तो फ्रेश वाटर की जो स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज जो उसके किनारे वाले क्षेत्रों में मिलती हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं खारे पानी से। और उसके साथ साथ में जो उनमें पाए जाने वाले प्लांट स्पीशीज के अलावा जो फिश स्पीशीज हैं, वो भी खारे पानी से डिफरेंट होंगी। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसमें भी और विभेद होएगा। जो बहता पानी है फ्रेश वाटर में, ताजा पानी हम जिसे कह रहे हैं, बहता पानी होगा तो उसकी सतह पर आपको बहुत सारे बीटल्स, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, ऐसे आपको कीट आपको दिखेंगे। उसके अंदर जो जलीय पादप आपको मिलेंगे बहते पानी में, फ्रेश पानी में, ताजा पानी में, लेकिन बहती अवस्था में, उसमें जो जलीय पादप होंगे ज्यादातर आपको दिखेंगे वो उनकी जड़ें आधार में लगी होंगी और वो किनारे वाले क्षेत्रों में ज्यादा होंगे। जहां जल धारा तेज होगी वहां पर उनका वितरण कम होगा। जबकि जो ऐसे ही पानी में आपको मिलते हैं ऑटर, जल मानुष जिनको हम कहते हैं, बीवर्स मिलते हैं, ईल मछलियां ऐसे पानी में ज्यादा मिलती हैं। और यही ताजा पानी यदि इकट्ठा है, यानी तालाब है, झील है, हमारे बांध के रूप में जो जलाशय बना है, तो उनमें तैरते हुए आपको जलीय पादप मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पानी बहुत तेज नहीं बह रहा है, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र की नहीं उठ रही हैं, तो तैरते हुए जलीय पादप उनमें बहुतायत में मिल जाएंगे। या किनारे वाले क्षेत्रों में जमीन में जड़ लगी हुई है और ऊपर तैर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और उनमें फ्री अपनी इच्छा से तैर सकने वाली प्रजातियां, और उसके साथ में आपको बहुत सारे, क्योंकि पानी तेजी से नहीं बह रहा है तो उसका बॉटम जो है, तला, वो स्टेबल है ना, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो स्थिर है। तो ऐसे में उस पानी में आपको केकड़े, झींगे, सैलामेंडर, और ये जैसे आप मगरमच्छ समझते हैं उसी तरह घड़ियाल, ये ऐसे पानी में, पानी के सांप ये आपको मिलेंगे। और उड़ने वाले कीट जो उस पानी पे मिलेंगे, ड्रैगन फ्लाइज, डेमसेल फ्लाइज, मेढक, ऐसे पानी में, ताजा पानी इकट्ठा वाले में मिलेंगे। तो खारे पानी के लक्षण, उसकी खुद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी भौतिक रासायनिक गुणधर्म, उसके जैविक गुणधर्म ताजा पानी के गुणधर्मों से अलग हैं। ताजा पानी में भी बहते हुए पानी के गुणधर्म और इकट्ठा पानी के गुणधर्म वो भी आपस में भिन्नता रखते हैं। ये सारा खारा और ताजा पानी का डिफरेंस। जी सर, तो हमने अभी ताजा पानी और खारा पानी के बारे में जाना। पिछले एपिसोड में आपने हमें जो घटक होते हैं और उनका क्या महत्व है उसके बारे में समझाया था। अब सीधे मछली पालन की ओर आएंगे, क्योंकि सबको मछलियां बहुत पसंद होती है। एक्वेरियम में जाके हम देखते भी हैं, रखते भी हैं, और देश के कुछ हिस्सों में मछली पालन के द्वारा भी आजीविका चलाते हैं बहुत सारे लोग। आपसे जानना चाहेंगे, क्या मछली पालन और खेती जो हम करते हैं वो एक साथ किया जा सकता है? हाँ, इसको हम पहले ये देखें कि मछलियां किसी पानी के सिस्टम को, जल तंत्र की बहुत बड़ी सूचक होती है, यानी उस जल तंत्र की क्या अवस्था है उसको इंडिकेट करती है। और हर तरह की मछली हर तरह के आवास में नहीं रहती, यानी कई मछलियां हैं जो आवास की विशिष्टता को बताती हैं कि वो मछली वहां है तो आवास कैसा होगा, और आवास ऐसा है तो कैसी मछली वहां पर होगी। ये दोनों चीज, वाइस वर्सा, ये दोनों चीज इंडिकेट करती हैं। और मछलियां जो है, जलीय तंत्र की जो भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, वहां के मौसम की अवस्था है, वहां के क्लाइमेट की अवस्था है, उसको बहुत तरह से अपने लक्षणों से वो इंडिकेट करती हैं, इसलिए उनको इंडिकेटर भी कहा जाता है, इंडिकेटर स्पीशीज भी कहा जाता है। इन मछलियों में, जैसे मैंने आपको पिछली वार्ता में बताया था कि गारा जीनस जो है, गारा गोटाइला जो ज्यादा मिलती है बहते पानी के आवासों में, और गारा मूलिया जो पहले विलुप्त भी घोषित हो गई थी, फिर हमने फिर से उसको ढूंढा था राजस्थान में। ये मछलियां हैं, यानी ये मछली कहाँ मिलेगी? जहां आपका बहता पानी होगा। इसका मतलब है कि जो आपका गहरा स्थिर जल है, बड़ी झील है, वहां आपको गारा जीनस की मछली
मिलने के चांसेस कम होंगे। लेकिन आपको जो बहता पानी है, उस बहते पानी में ही छोटे छोटे पूल पानी के और बने हुए हैं, वहां आपको ये गारा जीनस की मछलियां बहुत मिलेंगी। उसके साथ में जो लोच मछलियां, जो मैंने कहा पैरों की मृत त्वचा को नोचती रहती हैं, पतली पतली धारी वाली, बिना धारी वाली, है ना, मुफ्त में आपके पैरों का जो पेडिक्योर कर देती है ना, पैरों की मृत त्वचा को नोच लेती है, तो फ्री की पेडिक्योर करने वाली ये मछलियां, वो उस तरह के आवासों में आपको मिलेंगी। कई मछलियां हैं जो उनकी प्रेजेंस ये दिखाती है कि उस पानी में जलीय पादप जो हैं वो अच्छे हैं, प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए वो मछलियां वहां पर पाई जा सक रही हैं। जैसे ज्यादातर ये कार्प मछलियां जो कहलाती हैं, हमारी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, उसके अलावा कतला, चिताला, रोहू, मृगल, सरसी, दूधिया, बाटा, कलाउन, पुट्ठी, खरपटा, चाल, ये जो मछलियां हैं ये मुख्य रूप से कैसी हैं? हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, यानी जलीय वनस्पति पर जीवित रहने वाली। तो इसका मतलब है ये मछलियां किसी जलाशय में जहां ज्यादा होंगी, इसका मतलब है उस जलाशय में जलीय पादप काफी हैं, इसलिए वो मछलियां वहां पर मिल रही हैं। लेकिन कई मछलियां हैं जिनका वितरण उथले पानी में ही मिलेगा आपको ज्यादातर, है ना। तो जो उथले तालाब हैं, उथली नदियां हैं, सीजनल जो कीचड़ युक्त जो बहते हुए नदियां हैं, या इस तरह की स्ट्रीम्स हैं जहां उनके तले में खूब कीचड़ जमी हुई रहती है, या तालाबों के तले में अच्छा कीचड़ की मात्रा है, तो उसमें आपको कई सारी जो कैट फिश हैं वो आपको मिलेंगी, सिंगी मिलेंगी, पापड़ा मिलेंगी, लाची मिलेंगी। ये उसी तरह से जो सिंगी हम कहते हैं, मगूर कहते हैं, या कैट फिश हम जिनको कहते हैं, वो मिलेंगी। जैसे मैंने आपको एक बताया पिछली वार्ता में कि सांवल एक मछली होती है, चन्ना मॉरिलियस। सांवल की क्या वो स्पेशलिटी है कि उसका नर जो है अपने छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको खुले पानी में उनके चारों तरफ घूमता रहता है और उनकी सुरक्षा करता है, और इतना सतर्क होता है कि ऊपर से भी यदि कोई बगुला, कौवा, उल्लू, कोई पक्षी भी अगर उन बच्चों को खाने आ रहा है ना, तो उनकी सुरक्षा कर रहा ये सांवल जो नर है, पानी से हवा में उस पर छलांग लगा के उस हमलावर पक्षी पे हमला कर देते। तो इसका मतलब है कि वो उसको खुला पानी चाहिए जिसमें वो खुले रूप से तैर सके। तो इसका मतलब है वो ओपन वाटर में ही सांवल आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मछलियों का वितरण जो मैंने आपको बताया कि महाशीर मछली वो पॉल्यूटेड पानी में खत्म हो जाएगी, यानी स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर प्रदूषक तत्व अभी इतने ज्यादा नहीं है, वहीं पर आपको महाशीर मछली मिलेगी। तो मछलियां उसी तरह से जैसे घुसपैठी मछलियां, जैसे मैंने आपको बताया तिलापिया। अब कई मछलियों को आप उनकी घुसपैठी नजर कैसे पहचाने, इसको भी आप समझ ले। पहले इंडिकेट कैसे करती हैं वे मछलियां, उनकी प्रॉपर्टी होगी, एक तो प्रोलिफिक ब्रीडर होंगी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अंडे बच्चे पैदा करेंगी ताकि दूसरी मछलियों की जनसंख्या को वो कम कर सकें और अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें। दूसरी उनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो जलीय वनस्पति को खा सकती हैं, वो ना मिले तो दूसरी मछली पर भी परभक्षी हो जाएंगी, और दूसरी मछली ना मिले तो स्वजातीय भक्षण तक भी आ जाएंगी, यानी कुछ भी कर सकती हैं, खा करके काम चला सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, कई मछलियां जो आप देखेंगे पानी का तापमान बढ़ा तो खत्म, पानी में प्रदूषक तत्व बढ़े तो खत्म। हमारे औसत वार्षिक तापमान में अभी वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो मछलियां अपने आवासों से खत्म होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है। लेकिन जो मछलियां घुसपैठी प्रवृत्ति की होती हैं विशेष रूप से, वो मछलियां आपके मौसम और जलवायु के परिवर्तनों को भी सहन करने में सक्षम होती हैं। इसी कारण आप देखेंगे राजस्थान सहित पूरे भारत में तिलापिया मछली जो मोजाम्बिक अफ्रीका की है, ये बहुत बड़ी संख्या में फैल गई। ये इंडिकेटर है कि उस पानी के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन उस पानी की चेंज हो रही है और लोकल फिश वहां की उसके लिए अनुकूलित नहीं हो पा रही हैं। ये मछली चूंकि रेजिस्ट कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है, इसलिए इसकी संख्या बढ़ रही है। और इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या किसी जलीय तंत्र में मत्स्य विविधता यदि कम हो गई, मछलियों की प्रजातियों की विविधता कम है, गिनी चुनी प्रजातियां ही बस बहुत सारी पॉपुलेशन में है, तो वो जलीय तंत्र की अस्वस्थता, बैड हेल्थ, बेकार हेल्थ का भी सूचक होता है। प्रचुर स्वस्थ कब होगा? जब वहां प्रचुर विविधता होगी भिन्न भिन्न तरह की मछलियों। तो ये सारे सूचक के बाद में जब हम
बात करते हैं, आपने कहा कि कृषि, जलीय कृषि है ना, जिसको हम एक्वापोनिक्स भी कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में ये है कि आपकी जो फसल है, आपकी जो सब्जियां हैं, आप उन्हें यानी बिना मिट्टी के पानी के अंदर आप कुछ न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं और पानी में उनकी जड़ें निलंबित रहती हैं और उससे वो न्यूट्रिएंट उनकी जड़ें ले लेती हैं और उनके वायवीय भाग आप सपोर्ट से उनको सपोर्ट देके रखते हैं और ऊपर में वो सब्जियां लगती हैं, बेल लग जाती हैं, फलदार सब्जियां लग जाती हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां आप कर लेते हैं जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट, यानी कि क्योंकि पानी में आप उन सब्जियों को बढ़ने के लिए पोषक तत्व तो चाहिए, है ना, और विभिन्न प्रजाति है, पादप प्रजाति है, तो उसको पोषक तत्व अलग अलग तरह के चाहिए जो उस पानी में नहीं है, तो आपको अतिरिक्त बाहर से उसमें वो पोषक तत्व मिलाने पड़ते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन एक्वापोनिक्स यानी मत्स्य और कृषि का मिक्सचर, ये जो है आपसे पोषक तत्व नहीं मांगता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कई देशों में, राजस्थान में भी इसकी प्रचुर संभावना है, हालांकि अभी भी हमारे यहाँ पर इसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पानी आपने भरा जिसमें आप अपनी सब्जियों को जो आप पानी में उगाना चाहते हैं, उनकी जड़ें उस पानी में उसी तरह से निलंबित रहेंगी और सब्जियों का जो प्लांट का जो बाहर का शूट पार्ट है, तना और जो बाकी का भाग है वायवीय, आप उसे सपोर्ट देके रखते हैं, ठीक है, स्टैंड पर रख करके या सपोर्ट दे करके या बेल के रूप में चढ़ा करके। जड़ें पानी में है लेकिन आप उसमें बाहर से सप्लीमेंट नहीं मिला रहे, आप क्या कर रहे हैं, मछलियां छोड़ दे रहे हैं। अब यानी कि उस पानी में मछलियों को आवास मिल गया, ठीक है, तो मछलियों से जो उनकी अपशिष्ट है उनका, वो पानी के अंदर खाद का काम करेगा। यानी स्थलीय तंत्र में जैसे हमारे पशुओं का अपशिष्ट है, गोबर है, वो हमारे लिए खाद का काम कर देता है किसान के लिए, उसी तरह से मछलियां, क्योंकि मैंने आपको पिछली वार्ता में बोला भी था ना कि मछुआरा पानी का किसान, तो वही चीज समझ लें कि यहाँ पर पानी में एक्वापोनिक्स में खाद देने के लिए उसकी गाय भैंस कौन है, मछली। तो एक्वापोनिक्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसकी प्रचुर संभावना है कि ये किया जा सकता है और इसमें आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट भी उन सब्जियों के लिए नहीं देने पड़ेंगे। मछली की मछली पैदावार होगी, पानी में खाद की खाद मिलती रहेंगी, तो आपको दोनों हाथ में लड्डू वाली कहावत आपकी चरितार्थ हो जाएगी। अब जो एक और उदाहरण जो आपने कहा कि जलीय कृषि, एक्वापोनिक्स और खेती, है ना, हम इनको भी कर सकते हैं, इसके भी उदाहरण हैं विश्व में। जैसे चावल के खेत आपने देखे होंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में, पूर्वी एशिया में, जहां पर चावल बहुतायत में होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो चावल के खेत हैं, शुरू में धान बोवाई के समय पर उसमें जो चावल के पौधे उसमें रोपे जाते हैं, तो उसमें अच्छी हाइट पानी की भरी रहती है, ठीक है, लगभग 1 फीट या वहां तक। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, पहली चीज उस पानी को प्राकृतिक रूप से खाद मिले। तो खाद मिले तो क्या किया जाए, एजोला एक पानी का प्लांट है जो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये पानी के अंदर वातावरण की नाइट्रोजन, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको अपने द्वारा प्रसंस्कृत करके और एजोला की छोटी छोटी जड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और वो कंपाउंड्स उस पानी में मिल जाते हैं। यानी पानी में खाद बना देना, जो है नाइट्रोजन की उपलब्धता करा देना, जैसे हम जमीन में यूरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अजोला एक बहुत अच्छा फीड भी है, पशुओं को खिलाने पे बड़ा अच्छा ताकत देता है, दूध पैदावार बढ़ाता है, बतखों का बहुत अच्छा फीड हो सकता है, मुर्गियों का बहुत अच्छा फीड हो सकता है। पानी में आपको फ्री में वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके और पानी के अंदर उर्वरकता को बढ़ाने में जो है वो नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट है जो पौधों को चाहिए, जलीय पादप हो चाहे स्थलीय हो, उनको उपलब्ध करवाता है। तो उस चावल के खेत में एजोला डाल दिया तो एजोला क्या कर रहा है, खाद दे रहा है, मरेगा तो सड़ करके खेत में खाद बनेगा। फिर उसमें मछली छोड़ दी, मछलियां छोड़ी तो एजोला को खाएंगी, मछलियां एक दूसरे को खाएंगी, कीट पतंगे उस पानी में पनपेंगे, उनको खूब खाएंगी, आपको कुछ फीड नहीं डालना, मछलियां उस पानी में पलती हैं, एजोला पलती है, कल्चर होती है और आपका धान का खेत जो है वो भी आपका मेंटेन होता है। कई जगह ये इसी चीज में और जोड़ देते हैं कि आप बतखें भी पाल लें, तो बतखें पानी में तैरती हैं,
है ना। और पानी पर बहते पानी जो जलीय पादप हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, कई शाकाहारी होती हैं प्रजातियां, तो वो उस पानी में तैर करके अपना फूड खाती रहती हैं, वो भी अपना अपशिष्ट त्यागेंगी, वो भी पानी में खाद बनेगा। तो बतख पालन, अजोला कल्चर, मछली और धान, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। या किसी पानी में आप मछली पालें, अजोला का कल्चर करें, ऊपर अजोला तैरती रहेगी, खूब अच्छा अजोला बनता रहेगा, जिसको आप एनिमल फीड में, पशु के लिए खाद्य में काम में ले लें। मछलियां पलती रहेंगी और बतखों के तैरने के लिए जलाशय मिलेगा, तो बतखें वो आपको अलग जो है भोजन के रूप में उपलब्धता रखेंगी। ये बहुत सारे तरीके हैं कि आप जलीय तंत्र का एक साथ मल्टीपल रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। और इसकी राजस्थान में, जैसे मैंने आपको पिछली बार, जैसे आपने पहले बोला कि राजस्थान में तो मछलियों की क्या बात करें, यहाँ तो ये क्या मिलेंगी, लेकिन जब अंत में जब मैंने आपको बताया कि यहाँ जलाशयों की क्या विविधता है, संख्या है, मछलियों की विविधता है, तो अब आप ये भी समझे होंगे कि ये सारी चीजें एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स या एग्रीकल्चर प्लस एक्वापोनिक्स, इसकी हमारे यहाँ अपार संभावना है। ध्यान रखने की जो बात है हमारे यहाँ, वैसे ये आप एक्वापोनिक्स का ही या हाइड्रोपोनिक्स का ही उदाहरण समझ लें, सिंघाड़ा जो मैंने आपको बताया है ना, सिंघाड़ा पानी का ही प्लांट है और हमारे किसान बहुत आयत में, हमारे लोग बाग जो है वो सिंघाड़ा इकट्ठा करते हैं, बाजार में बेचते हैं। कमल इकट्ठा करते हैं, कमल बाजार में फूल बेचते हैं, कमल का फूल पक करके उसका फल जो बनता है कमल गट्टा, वो बाजार में बिकता है। कमल की जड़ जो कमल ककड़ी कहलाती है, जिसकी सब्जियां बड़े चाव से हम खाते हैं, वो बाजार में बिकती है। इसकी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम इनको करें। लेकिन समझने की बात क्या है कि ये एग्रीकल्चर, पानी के अंदर जो एग्रीकल्चर है आपकी, भले ही आप कमल कर रहे हैं, सिंघाड़ा कर रहे हैं, जैसा मैं बता रहा हूं कि एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स यानी जलीय कृषि, केवल पानी में बिना मिट्टी के भी हम सब्जियां और खाद्य सामग्री इस तरह से उगा सकते हैं। मछली पालन भी साथ में कर सकते हैं, या एजोला कल्चर मछली पालन, बतख पालन, या एजोला कल्चर मछली पालन और चावल की खेती, इस तरह के कई अवसर हमारे लिए, हमारे पास में मौके हैं, जो राजस्थान में भी प्रचुर मात्रा में इस तरह के अवसर मौजूद हैं, जिनको हमें अभी, ऐसे अवसरों को हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जैसे खेती जब इको फ्रेंडली हो, पारिस्थितिकीय सम्मत हो तो अच्छी कहलाती है, लेकिन जब आप उसमें रसायन का इस्तेमाल करते हैं, घातक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, हानिकारक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो इको फ्रेंडली खेती नहीं होती, वो हमारी जानलेवा हो जाती है। उसी तरह से जलीय कृषि के अंदर भी हम पानी और जमीन की खेती दोनों को कर सकते हैं। पानी की खेती में भी वही ध्यान रखने की बात है कि हम जहर डालने से बचें, रसायनों के इस्तेमाल से बचें। पानी के अंदर हम किसी प्रकार के उत्पाद जल्दी लेने के लिए और उनमें कीड़ा वीड़ा ना लगे तो रसायन हम उनमें छिड़क दें, वापस वही स्थलीय खेती में जैसे जमीन की हत्या हम करते हैं मिट्टी की, वही पानी की हत्या होगी। लेकिन पानी की हत्या में भी और ज्यादा नुकसान ये होगा कि वो उस जलीय तंत्र में जो मछलियां, अन्य मत्स्य विविधता, उस पानी के जो भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण धर्म हैं, वो भी बहुत हानिकारक रूप से प्रभावित होंगे। और वो पानी हमारे लिए कई रूप से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में काम आता है। तो स्थलीय तंत्र से ज्यादा जलीय तंत्र को दूषित किया, पानी की खेती में भी अगर ज्यादा जहर मिलाया तो वो कहीं कहीं ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। हमें बस उसका ध्यान रखना। जी सर, जैसे आप सावधानियों के बारे में, तकनीकों के बारे में आपने यहाँ पर हमारे साथ बातें शेयर की, आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सब के बारे में ट्रेनिंग्स देने के लिए हमारे कृषकों को या स्टूडेंट्स को तो राजस्थान में क्या फैसिलिटीज है? हाँ, ये बहुत जरूरी, अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 15,500 से ज्यादा स्थलीय जलाशय राजस्थान में हैं, 50 से ज्यादा नदियां हैं जो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में बहती हैं। लेकिन उसके बावजूद, और हमारे यहाँ की मत्स्य विविधता मैंने आपको बताई कि हमारे यहाँ 190 से ऊपर मछली प्रजातियां ज्ञात हैं। और जबकि, और उसके साथ ये भी मैंने पिछली वार्ता में बताया कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं को कि थार क्षेत्र में, यानी अरावली के पश्चिम में जो सूखे एरिया हैं, उन्हीं में मछलियों की 120 से ज्यादा प्रजातियां उनमें पाई जा रही हैं, उस पानी में पाई जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर मत्स्य विविधता प्रचुर है, जलीय तंत्र हमारा बहुत प्रचुर है ना।
लेकिन हमारे यहाँ जो कमी है वो ये है कि हमारे यहाँ फिशरीज के कॉलेज नहीं है ना। आपको जैसे हर जगह हर जिले में आपको प्राइवेट और सरकारी कॉलेज आपको मिलेंगे, तो वो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह आपको ये कोर्सेज खूब कराएंगे, बीबीए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर के वगैरह वगैरह। आपने कितने फिशरीज कॉलेज सुने हैं नाम, है ना? तो फिशरीज कॉलेज का मत्स्यिकी महाविद्यालय कहाँ आपने कितने सुने हैं? आपने नहीं सुने होंगे, बहुत कम है, गिने चुने हैं। जैसे दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर शहर में एक मत्स्यिकी महाविद्यालय, जबकि हमारे जलाशय कितने ज्यादा हैं, मत्स्य विविधता कितनी ज्यादा है, इनके मैनेजमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इनमें मत्स्य पालन के लिए, मछली प्रजातियों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन के लिए, जलीय पादप, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, इन सब को बढ़ावा देने के लिए हमारे जिलों में आवश्यक है कि हर जिले में जैसे अन्य सभी विषय में जीव विज्ञान के विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी है, उसी तरह फिशरीज का सब्जेक्ट भी शामिल किया जाए। ये बहुत आवश्यक है ताकि फिशरीज और लिम्नोलॉजी, ठीक है, फिशरीज हुआ, लिम्नोलॉजी यानी जल विज्ञान, जल जीव विज्ञान, लिम्नोलॉजी जल विज्ञान, जल के बारे में, जलाशय तंत्र के बारे में ज्ञान लेना, जल विज्ञान, उसी तरह से मत्स्यिकी, फिशरीज, और उसी तरह से एक्वाकल्चर और इनके कोर्सेज, डिप्लोमा, इसकी अपार संभावना है जो राजस्थान में अभी बढ़ाई जा सकती हैं। उसके साथ साथ में जो हमारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 जो हमारा बना है, जिसमें संवैधानिक प्रावधान है कि हर स्थानीय जो स्वशासी निकाय हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है, यानी पंचायत, जिला परिषद, यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, नगर निगम, नगर परिषद तक भी, और पंचायत, जिला परिषद तो है ही, वहां पर जैव विविधता संरक्षण समितियां गठित हों स्थानीय लोगों की। और उसका एक सबसे बड़ा काम होगा कि वो अपने क्षेत्र में के लिए जैव विविधता पंजिका, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जिसको कहते हैं, पीबीआर, लोक जैव विविधता पंजिका, पीबीआर, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहते हैं, वो तैयार करें। तो उसके लिए भी तो जरूरी है कि हमारे इन लोगों को, सबको, हमारे जलीय तंत्र, हमारी मत्स्य विविधता, इनकी जो खासियत है, इनकी जो पहचान है, इनका जो ज्ञान है, इनके बारे में जो जानकारी है वो पता हो, हमारे शिक्षित युवा हो जिनको इन चीज का ज्ञान हो, लिम्नोलॉजी का ज्ञान हो, फिशरीज का ज्ञान हो, एक्वापोनिक्स का ज्ञान हो, हाइड्रोपोनिक्स का ज्ञान हो, एक्वाकल्चर का ज्ञान हो, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र तो आपको हर जगह मिलते हैं, है ना? और उन कृषि विज्ञान केंद्र में आप राजस्थान भर में देखेंगे तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि के, एग्रोनॉमी के, यानी सीरियल फसल जो उगाते हैं उनके विशेषज्ञ आपको मिलेंगे। जी सर। लेकिन वहीं पर आपको फिशरीज के एक्सपर्ट कितने मिलेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में? पोल्ट्री के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, गाय के विशेषज्ञ अलग होंगे, भैंस के अलग होंगे, ऊंट के अलग होंगे, मुर्गे के अलग होंगे, खरगोश के अलग होंगे, सुअर पालन के भी अलग अलग होंगे। लेकिन आपको मछलियों के विशेषज्ञ हर कृषि विज्ञान केंद्र में कहाँ है? जबकि पूरे राजस्थान के 33 जिले में जलाशय हैं, मत्स्य विभाग द्वारा वहां मछली उत्पादन के ठेके भी दिए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहाँ हैं? मछली खेती के लिए, मछली पालन के लिए सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में सुविधाएं कहाँ हैं? और वेटरनरी डॉक्टर, आप समझते हैं कि खाली जमीन के जो जंतु हैं, जानवर हैं, आप उन्हीं के लिए डॉक्टर आपको चाहिए, मछली की हेल्थ के लिए आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, चाहिए है ना? जी। जैसे डॉल्फिन मछली है, हमारे चंबल नदी में भी डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन, चंबल नदी तक उसका अकरेंस है, मिलती है, पानी का स्तनधारी जंतु है वो। तो डॉल्फिन बीमार होती हैं, घायल होती हैं, तो उनको उपचार दिया जाए ना। ऑटर्स है, हमारे पानी के जंतु हैं, उदबिलाव जिनको हम कहते हैं जल मानुस, उनको भी इलाज की जरूरत हो जाती है। हमारे घड़ियाल हैं, हमारे मगरमच्छ हैं, उसी तरह हमारी मछलियों में रोग लगते हैं, उनमें त्वचा रोग हो जाते हैं। जो लोग एक्वेरियम में मछलियां पालते हैं वो लोग जानते हैं कि उनकी मछलियों में कभी कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाता है, मछलियों की खाल उतर जाती है, सड़ने लग जाती है, एक्वेरियम में मछली मरने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बाजार से दवाइयां लाते हैं, वही एक्वेरियम या मछली सप्लाई करने वाले उनको देते हैं कि उस एक्वेरियम में बूंद बूंद करके दवाइयां डाल लो, तो वो मछलियों का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, उनकी खाल सड़ने से बच जाएगी, उन पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हट जाएगा। तो जब हमारे किसान जो मछली पालक हैं, मछुआरे हैं,
उनकी मछलियों की स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर कहाँ है ना? तो जी। ये भी प्रचुर संभावना है राजस्थान में कि मछलियों के डॉक्टर भी पैदा हो। वेटरनरी कॉलेजों में फिश एक्सपर्ट, फिश डॉक्टर जो हैं, फिशरीज के डॉक्टर, मत्स्यिकी के जो डॉक्टर हैं, वो भी मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। तो इन सब की हमारे यहाँ अपार संभावना है। जी, अभी बात करेंगे हम कि मछलियों के डॉक्टर के बारे में आपने कहा है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में और सिलेबस भी होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि जो आम जन है, इनकी क्या भागीदारी है राजस्थान के मछलियों को बचाने के लिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और रेडियो मधुबन के श्रोताओं को मैं बता दूं कि जो पिछली वार्ता जल जगत और मत्स्य विविधता जो प्रसारित हुई है, उसमें मैंने उन सभी जो मछली जगत को जो उत्पन्न खतरे हैं उनके बारे में मैंने बताया था। उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं फिर से कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमने हमारे जलाशयों को मारना शुरू कर दिया। कैसे? हमारी मर्जी से हम बांध बना देते हैं, एनीकट बना देते हैं, डैम्स बना देते हैं, चेक डैम्स बना देते हैं, यानी ये जो हम बैरियर बना देते हैं बहते पानी में, है ना? तो जो बहते पानी का तंत्र है, नदी है, सरिताएं हैं, मौसमी जलधाराएं हैं, उनमें हम कहीं पर भी अपनी मर्जी से हम जल संरक्षण के नाम पर, जल ग्रहण क्षेत्र विकास के नाम पर हम बैरियर बनाते हैं। हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन बैरियर का उस बहते जलीय तंत्र में जब आप ये स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उस बहते जलीय तंत्र में पाई जाने वाली जो विशिष्ट जैव विविधता है उसके साथ क्या होगा। तो यानी आप कहेंगे तो क्या हम बांध, एनीकट और सब ना बनाएं, है ना? जल ग्रहण क्षेत्र विकास न करें? आप करें, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे हो कि मानसून के समय पर जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के जो जलीय जीवों के मूवमेंट हैं, पानी तो आपका बहेगा ना। जब बरसात में आप एनीकट, बांध या कुछ भी बनाएंगे तो उनका पानी आगे बहता है, तब तो बहेगा। तो उस समय तो उस बहते पानी में डिस्टरबेंस ना करें। अब आप उस पानी में, बहते पानी में जाकर के एक तो आपने बैरियर बना डाले, फिर अब आप वहां जाकर के पिकनिक मनाने पहुंच जाएंगे। और जो पानी के भरे हुए पूल हैं जगह जगह, उनमें आप उतर करके मस्ती करेंगे, दिन भर वहां पर अपना व्यवधान उत्पन्न करेंगे। वहां पर ना तो मछलियां अपने अंडे बच्चे दे सकती हैं, ना वहां पर जो है मेढक अपने अंडे दे सकते हैं, ना दूसरे जलीय जंतु, केकड़े, झींगे जो स्वच्छ जल में भी होते हैं, वो कोई वहां पर रह सकते हैं। कैट फिशेज जो पत्थरों में घुसी हुई, पानी में तले में बैठी हुई ये हैं, वो ना वहां पर चैन से रह सकती हैं। तो ये इतना सारा डिस्टरबेंस जब हम करते हैं तो हम वो ना करें। आम जन को पहले ये समझ लेना चाहिए कि मछली संरक्षण का पहला लेसन है मछलियों के या जलीय तंत्र में जलीय जीव जंतुओं के आवास में आप व्यवधान करना बंद कर दें। यानी उस पानी में अनावश्यक उतरना, मौज मस्ती करना, ये सब चीजों को आप ना करें। पहली चीज, पहला लेसन ये है। उसको दूर से देखें और उस बहते पानी का आनंद लें, लेकिन आप उसमें कूद कूद करके उसको खराब ना करें। पहला लेसन। दूसरा लेसन ये कि पर्यटन, हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में बहुत जगह हमारे झील तालाब हैं जहां पर बोटिंग होती है ना? पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। आज आप जानते हैं माउंट आबू की नक्की झील क्यों नहीं जम रही है सर्दियों में? क्योंकि वहां के पानी में इतने अभी प्रदूषक तत्व मिल गए हैं और वहां पर लगातार जो बहुत बड़ी मात्रा में अनियंत्रित रूप से बोटिंग होती है और चारों तरफ उसके किनारों को बांध दिया। यही हालत कमोवेश हमारे अन्य झीलों का है। दक्षिणी राजस्थान में झीलों के शहर उदयपुर में भी ऐसा ही है, अजमेर में भी अना सागर के साथ ऐसा ही है, जयपुर में भी जल महल के साथ भी यही है, अलवर में जो जयसमंद झील अलवर में भी है वहां कर के साथ में भी यही है। तो कहाँ की जलाशय को करें जहां अपने पर्यटन के नाम पर हमने वहां पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध संख्या में नाव संचालन जो हमने जारी रख रखे उनको अलाउ कर रखा है। तो उन सभी व्यवधान के कारण क्या हो रहा है, आप या क्या सोचते हैं? मछलियां केवल पानी में अंदर डूब के रहती हैं? नहीं, वो पानी पर ऊपर आकर के, सतह पर आकर के भी श्वसन करती हैं, हवा से भी सांस लेती हैं और टाइम टू टाइम पानी की सतह पर आती हैं। मछलियां वो भी हैं जो पानी की ऊपर की सतह पर ही तैरती हैं, उनका वितरण उसी सतह के क्षेत्र में होता है। जितने महीन जीव जंतु, डायटम, शैवाल और ये सब प्लवक हैं, पानी की ऊपर की सतह पर ही तैरते हैं, जो पानी जलीय तंत्र में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में भोजन उत्पादन का कार्य करते हैं। आपका पर्यटन गतिविधियां क्या कर रहा है? उसमें जो नाव संचालन है वो डीजल से चल रही है, तेल की परत आप बिछा रहे हैं पानी में,
ताबड़तोड़ अंधाधुंध आवे नावे दौड़ा रहे हैं, वो कहाँ सांस लेने आए, कहाँ ये जलीय पादप प्लवक जो है पानी पर तैरते हुए बचें, कहाँ पर वो सतह पर आने वाली मछलियां सुरक्षित रूप से सतह पर आ सकें, कहाँ हमारे ऑटर्स, कहाँ हमारे ये दूसरे जो जीव जंतु हैं वो पानी पर चैन से रह सकें। तो ये दूसरा है कि ये टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप हर जलाशय की हत्या कर दें अपने मनोरंजन के लिए। उसका इम्पैक्ट उस जलीय तंत्र पर क्या पड़ रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे स्थानीय निकाय और हमारी सरकार इन्हें गंभीरता से समझे कि जो जलीय तंत्र विशेष रूप से जहां मत्स्य पालन होता है और जहां से आपके पीने के पानी सप्लाई होते हैं, उन जलाशयों को आप पर्यटन से दूर रखें। ऐसे जलाशयों में आप अनावश्यक नाव संचालन, अन्य पर्यटन गतिविधियां, उनके किनारे को सीधा रिंग रोड बना देना, कंक्रीटाइजेशन कर देना, लैंडस्केपिंग कर देना, रिवर फ्रंट के नाम पर नदियों के किनारों को कंक्रीट के उसमें बदल देना, और यहाँ तक कि हमारे उदयपुर शहर राजस्थान में नदी के तले में ही पूरा लैंडस्केपिंग कर दिया, नदी की हत्या कर दी, आहड़ नदी की, ये सब कर देना, ये आपके भविष्य के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए आत्मघाती हरकतें हैं जो हम न करें। फिर हम लोगों ने जो हमारे जलीय तंत्र हैं, यहाँ पर मछलियों को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय मछलियों को बढ़ावा देने के लिए, हमारे मछुआरों की आजीविका और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हैचरीज यानी मछली बीज उत्पादन इकाइयां राजस्थान में ले दे करके 33 हैं, यानी एक जिले में एक। आप क्या समझते हैं, एक जिले में एक हैचरी क्या उस पूरे जिले के सभी जलाशयों में मछली पालन के लिए आवश्यक बीज पैदा करने में सक्षम होगी? आपको कतला के 5 करोड़ बीज चाहिए, रोहू के 5 करोड़ बीज चाहिए, सांवल के 5 करोड़ चाहिए, सिंगाड़ा के चाहिए, लाची के चाहिए, पाम के चाहिए, चिताला के चाहिए। आप कैसे करेंगे इतने बीज? तो हैचरी तो ऊंट के मुंह में जीरा है, कुछ है ही नहीं है संख्या। तो एक जिले में एक हैचरी औसतन होने से, और वो भी नहीं है एक जिले में, हर जिले में भी नहीं है, तो कुछ जिलों में ये हैचरी हैं, लेकिन मछली बीज उत्पादन तो हमारे यहाँ पर नहीं के बराबर है। तो उसके फल में क्या हो रहा है कि हम एक्सोटिक सीड ला रहे हैं। अन्य एक दूसरा और आत्मघाती कदम कि लोकल बीज पैदा करने की बजाय हम बाहर की मछलियों, बाहर से दूसरे जलाशय, दूसरे हजारों किलोमीटर के राज्यों से हम मछली के बीज ला करके जब डाल रहे हैं, तो उसके कारण जो वो बीज है, हमारी स्थानीय जो जिसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, आनुवंशिकीय जो विविधता है हमारी राजस्थान की मछलियों की, वो खत्म हो रही है और दूसरी मछलियों का जीन यहाँ पर आ रहा है। उसके साथ ये तिलापिया, बिग हेड कार्प, थाई मगूर, अफ्रीकन कैटफिश, इन सब का बीज भी आ गया, लाया गया मछली उत्पादन के नाम पर, या आ गया बीज के साथ, उसने हमारे यहाँ तबाही मचा दी। तो ये हैचरी हमारे मछुआरों के लिए, हमारे जलाशयों में भी मछलियों को बचाने के लिए हैचरीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और एक्सोटिक सीड कम से कम हमारे जलाशयों में आए, हमारे जलीय तंत्रों में हमारी स्थानीय मछलियां ही सुगमता से ब्रीडिंग कर सकें, अपनी जनसंख्याएं बढ़ा सकें, घुसपैठी प्रजातियों से बचकर के स्थानीय मछलियों की जनसंख्याएं बढ़ सकें। उसके हमें प्रयास हमें करने पड़ेंगे, प्रशासनिक स्तर पर भी और आम जन को भी करने पड़ेंगे कि आप आइलैंड्स पर भी होटल रिसोर्ट मत बनाइए, है ना। जलाशयों के किनारे में, उनके आइलैंड्स पर आपके पर्यटन स्थल बना करके, कमर्शियल गतिविधियां करके, केवल पैसा कमाने के चक्कर में आप इन जलाशयों का, जलीय तंत्रों की हत्या कर रहे हैं, और ये खुद आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ही घातक होगा। आप खुद, आपकी आने वाली पीढ़ियां जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो ये चीज है बहुत बड़ी। जो हमारे जलाशय हैं, वो उनका पानी जो है शहरों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। अरे आप शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दीजिए, ठीक है, भूजल रिचार्ज को बढ़ावा दीजिए, लोगों को वर्षा जल एकत्र करने के लिए प्रेरित कीजिए। ये नहीं है कि शहरों का विस्तार अंधाधुंध हो और वहां की जलापूर्ति निर्बाध रहे, गांव के लोगों को मिले ना मिले, शहरों को पानी भरपूर मिले। तो आप जलाशयों से, बड़े बड़े जलाशयों से ताबड़तोड़ जितना पानी चाहिए उतना पानी उन शहरों को उपलब्ध कराने में लग जाए। ऐसे में क्या होगा, उन जलाशयों में जिनसे आप पानी अंधाधुंध खींच रहे हैं इन शहरों की सप्लाई के लिए, उनमें वहां की मत्स्य विविधता को भी तो पानी चाहिए, है ना। एक मिनिमम एरिया तो चाहिए ना उनको स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, जिंदा रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए, है ना, बहुत सारा। तो उनको भी तो स्पेस चाहिए ना,
है ना जी, तो उनके घर को आप छोटा करते जा रहे हैं, संकीर्ण करते जा रहे हैं। पानी उनका घर है, जितना पानी का विस्तार होगा उतनी ज्यादा सुगमता से वो उनका आवास रह पाएगा। लेकिन आप एक बड़े हॉल की बजाय उस हॉल को छोटा 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 करके एक छोटी कोठरी में तब्दील कर दें और उस हॉल में 50 लोग पहले थे, संख्या को कम ना करें लेकिन हॉल को छोटा करते जाएं, तो जी पाएंगे क्या वो लोग बाग? उस कोठरी में आ जाएंगे, फिर 50 लोग जिंदा रह जाएंगे, प्रजनन कर लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे, मूवमेंट कर लेंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, सो पाएंगे, खा पाएंगे, चल पाएंगे क्या? तो वही चीज है कि आप जलाशयों को, नदियों को, तालाबों को, झीलों को हम छोटा करते जा रहे हैं, या उनका पानी, अरे पानी पर हक पानी के किसान का यानी मछुआरे का और पानी के जीव जंतुओं का है। उनका आवास का हक आपको उन्हें देना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा कंपैशनेट बने, उनके प्रति दयालु बने, सहयोगी बने। प्रशासनिक स्तर पर भी ये हो कि शहर ही सब कुछ नहीं है और शहर की जनसंख्या को ही जीने का हक नहीं है, शहर की मानव जनसंख्या को ही जीने का हक नहीं है, सारी सुख सुविधाओं का ही हक नहीं है। ऐसी तो ये आवश्यक है। जो मैंने आपको आवश्यकताएं बताई थी, जैसे फिशरीज कॉलेज की है ना, मछलियों के डॉक्टरों की भी, मछली के कॉलेजों की भी, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर जलाशयों में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर बजरी खनन नदियों से होता है और तालाबों की मिट्टी खोदी जाती है जब वो सूख जाते हैं या गर्मी में उनका पानी कम होता है, तो उनके भराव क्षेत्र से बहुत भारी मात्रा में बजरी निकालना और मिट्टी निकालने का काम किया जाता है। हमें इन चीज को भी रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वही चीज के जो मानव आबादी क्षेत्र के जलाशय हैं उनको कॉन्क्रीटाइज मत करिए, छोटा मत करिए, नोटिफाई करके आप लोगों के कब्जों को रेगुलराइज मत करिए, अतिक्रमणकारियों को जलाशयों पर अतिक्रमण मत करने दीजिए। ये बहुत सारे कुछ उपाय हैं जो मैंने पिछली वार्ता में आपको बताए, उसी के कंटिन्यूएशन में भी मैंने जो आम जन जो कर सकता है वो मैंने आपको बताया। जी मैम, थैंक यू सो मच सर। और शायद टूरिज्म अतिक्रमण के कारण अभी हम जैसलमेर में भी बाढ़ जैसे हालतों का सामना कर रहे हैं, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे अभी बाढ़ जैसी स्थिति है? देखिए ये अभी और बढ़ेगा, मैं वही कह रहा हूँ। आप आइलैंड पर आप होटल रिसोर्ट बना रहे हैं, आप खूब पैसा कमा लीजिए, जलवायु परिवर्तन आप कारित कर रहे हैं, तो आप बच के कहाँ जाएंगे? आप चंद्रमा पर तो नहीं जा सकते भाग करके, सूरज पर नहीं जा सकते भाग करके, मंगल पर नहीं जा सकते भाग के, पृथ्वी पर कहां भाग के जाएंगे? तो पूरे विश्व में आपकी हमारी ये छोटी छोटी गतिविधियों के कारण जो सकल रूप में क्यूमुलेटिव जो इम्पैक्ट आ रहा है, तापमान वृद्धि का, ये जो बरसात का वितरण जो गड़बड़ आ रहा है, अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का, अभी तो हमें ये बहुत भीषण परिस्थितियां भोगनी है। और ये भीषण परिस्थितियां ही क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, आज हम जलवायु परिवर्तन बहुत कुछ चिल्ला रहे हैं, ये सब कुछ परिवर्तन है। हमने खुद ने हमारे जलाशयों की हत्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनका जो जलीय तंत्र है, इकोसिस्टम, उसको ही खत्म कर दे रहे हैं। तो मृत जलाशयों से हमारी स्थानीय जलवायु को क्या संबल मिलेगा, समर्थन मिलेगा, सहारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा फूड रिसोर्स हो, हमारे लाइवलीहुड रिसोर्स हो, हमारी लोकल वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन हो, जैव भू रासायनिक चक्र हमारे एरिया के हो, पारिस्थितिकीय सेवाएं हो, वो सुचारू रूप से चलें और जलवायु परिवर्तन के जो विनाशकारी परिणाम हम पैदा कर रहे हैं वो न हो। तो ये जरूरी है, जो मैंने अभी आपको जो समस्याएं बताई, मानवीय क्रियाकलाप ये न करें, हम इनसे बाज आए और अपनी जिम्मेदारी को हम समझें, एक जागरूक नागरिक बने, ये अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, इन्हीं नोट के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे कि जागरूक नागरिक बने। एंड थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। जल जगत और मत्स्य विविधता के इस दूसरे एपिसोड के साथ पहले एपिसोड को सुन करके इस पूरी वार्ता के द्वारा हमारे संदेश को, रेडियो मधुबन के संदेश को आप समझें, यही कामना है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी सुन सकते हैं रेडियो के साथ साथ, ताकि आपको जल जगत के बारे में, इसके साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी समझ आएगी और अच्छे से, जब आप जो पिछले एपिसोड्स को सुनेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM, ये है कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। नमस्ते।